सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद क्रिस। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसका टॉपिक होगा जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो हम लोग पूरा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ेंगे और हम लोग एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। सो दोस्तों, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जैनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। द पाथ्स टू अवेकनिंग इन एंशिएंट इंडिया, द जैन ट्रेडिशन एंड द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे एन एंशिएंट लीनिएज ऑफ 24 तीर्थंकरास। सो बेसिकली हम लोग इम्पोर्टेंट तीर्थंकरास के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि जैन कम्युनिटी से रिलेटेड है। सो पहले जो तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव जी, recognized as the founder of Jainism, born in Ayodhya, symbolized by the bull and historically mentioned in the ancient Vedas. So basically इनको जैनिज्म का फाउंडर कहा जाता है, कंसिडर किए जाते हैं, और इनका जन्म अयोध्या में हुआ है। इनका जो सिंबल है जिससे इनको सिंबलाइज किया जाता है वो बुल है। यहाँ आप देख सकते हैं सिंबल। देन बस दो ही तीर्थंकर हैं जो कि एंशिएंट वेदास में मेंशन है। एक है ऋषभ देव जी जो कि फर्स्ट तीर्थंकर है, एंड 22nd तीर्थंकर अरिष्टनेमी जी, जिनके बारे में वेदास में मेंशन है, सिर्फ ये दोनों के बारे में। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा। देन आता है 23rd तीर्थंकर, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। इनका जन्म वाराणसी में हुआ है और इनको सरपेंट से सिंबलाइज किया जाता है, मतलब स्नेक के सिंबल से। देन हम लोग आते हैं 24th तीर्थंकरा जो कि है वर्धमान महावीरा जी। ये जैनिज्म के रियल और मेन फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं। और बेसिकली आज के डेट में जो जैनिज्म जो फॉलो किया जाता है उसके रियल फाउंडर ये कंसिडर किए जाते हैं। इनको लायन से डिनोट किया जाता है। सो आप देख सकते हैं ये नोट्स में पूरा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना हुआ है। देन आते हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए इस टाइप का नोट्स बना हुआ है, और ये एक तरीके का क्विक रिवीजन भी है। और ये एक्चुअली अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो सब कुछ कवर हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड जो कि एसएससी पूछता है। बाकी और आपको किसी चीज़ की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर एसएससी अगर और कुछ पूछता भी है तो आप इतना इनफ पढ़े हो कि कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द जर्नी ऑफ वर्धमान महावीरा। तो बेसिकली हम लोग बर्थ से स्टार्ट करेंगे। वर्धमान महावीरा का जन्म 540 बीसी कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, जो कि बिहार में है। ये एक क्षत्रिय जनतक्रिय क्लैन में इनका जन्म हुआ था। बेसिकली क्लैन का नाम है जनतक्रिय क्लैन। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला। इनकी फैमिली में इनकी वाइफ थी यशोदा एंड इनके डॉटर का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। इन्होंने घर 30 साल की उम्र में छोड़ दिया। मीट्स मखाली गोसाल ऑफ द अजीविका सेक्ट। हिज फर्स्ट डिसाइपल वाज हिज सन इन लॉ जमाली। सो बेसिकली इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। एंड ये इनके फर्स्ट जो डिसाइपल थे, मीन्स जिसके साथ ये निकले थे, वो फर्स्ट डिसाइपल इनके सन इन लॉ जमाली थे। और देन बाद में ये मखाली गोसाल से मिले जो इनके साथ चले, लेकिन फिर बाद में मखाली गोसाल दूसरे रास्ते चले गए और उन्होंने अजीविका सेक्ट फाउंड कर दिया। सो बेसिकली अजीविका सेक्ट फैटलिज्म पे बिलीव करता है, मतलब नसीब जिसे हम कह सकते हैं। और ये रिनाउंसिएशन मीन्स आप कह सकते हैं एसेटिज्म। एसेटिज्म, रिनाउंसिएशन नहीं, एसेटिज्म मीन्स हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य और फैटलिज्म पे बिलीव करता है बेसिकली अजीविका सेक्ट। देन आता है कैवल्य। कैवल्य इन्हें 42 ईयर्स के एज में मिला। एनलाइटमेंट जिसे हम कहते हैं, अंडर अ साल ट्री नियर जम्बिग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिजुपालिका रिवर। सो बेसिकली इनको एनलाइटमेंट मिला 42 ईयर्स की उम्र में साल ट्री के नीचे जम्बिग्राम के नज़दीक रिजुपालिका रिवर के बैंक पे, जिससे बिकम्स नोन एज जितेंद्र एंड कैवलिन। उसके बाद ये जितेंद्र और कैवलिन से नोन होने लगे, मतलब परफेक्टली लर्नड होता है। कैवलिन का मतलब परफेक्टली लर्नड। देन आते हैं हम लोग इनका फर्स्ट सरमन पे। तो इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन पावा में दिया है।
देन आते हैं मोक्ष। तो इनका जो डेथ है वो 468 BC में हुआ पावापुरी बिहार शरीफ में। पहले बर्थ 540 BC, then renunciation at the age of 30, then कैवल्य at the age of 42। एनलाइटमेंट को कैवल्य बोला जाता है, घर छोड़ने को रिनंसिएशन। देन बर्थ, देन फर्स्ट सरमन जो उन्होंने पहला उपदेश दिया वो पावा में दिया, और मोक्ष की प्राप्ति हुई इन्हें 468 BC में इन पावापुरी बिहार शरीफ। देन आगे चलते हैं, जैनिज्म के त्रिरत्न और अनुव्रत के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली जैन का जो अल्टीमेट गोल था वो था मोक्ष प्राप्त करना। लिटरेचर प्राइमरी प्रिजर्व्ड इन प्राकृत। सो बेसिकली ये लोग प्राकृत लैंग्वेज का यूज करते थे। देन आते हैं त्रिरत्न के बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। सो इसे आप KFC करके याद कर सकते हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। देन आते हैं 5 अनुव्रत पे। सो ये है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपारगृह। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य मतलब सिर्फ सच बोलना, ओनली स्पीक द ट्रूथ। अस्तेय मतलब डू नॉट स्टिल मीन्स चोरी नहीं करना। देन आते हैं ब्रह्मचर्य, सेक्सुअली मोनोगैमस। सो बेसिकली आपको जिंदगी के मोह माया से दूर रहना है। एंड अपारगृह, डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस। सो बेसिकली ये भी मोह माया से ही दूर रहना हुआ। मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ कि आपको टोटल ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, मतलब शादी नहीं करना है, ये सबसे दूर रहना है। एंड देन अपारगृह का मतलब हो गया कि आपको मटेरियल थिंग्स मतलब पैसे, लोगों से और जगह से मोह नहीं होना चाहिए। तो यही था बेसिकली। इसको एक बार देख लेते हैं। KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट एंड 5 अनुव्रत हो गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपारगृह। चलिए आगे चलते हैं। देन हम लोग फेमिन, स्किज्म एंड द जैन काउंसिल्स के बारे में बात करें। फेमिन जो कि एक अकाल पड़ा था, स्किज्म मतलब डिवाइड, जैनिज्म जो दो पार्ट में जो डिवाइड हो गया था, दिगंबर श्वेतंबर। जैन काउंसिल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट काउंसिल जो था वो 298 BC में हुआ। सेकंड काउंसिल जो था वो 512 AD में हुआ। फर्स्ट काउंसिल हेल्ड अंडर द पैटर्न बिंदुसार। सो बेसिकली मौर्य डायनेस्टी के जो चंद्रगुप्त मौर्य उनके बेटे बिंदुसार द्वारा हेल्ड किया गया, जिसको कि प्रिसाइड किया स्थूलभद्र ने। रिजल्टेड इन द कंपाइलेशन ऑफ द 12 अंग बॉयकॉटेड बाय द दिगंबर सेक्ट। सो इसका जो रिजल्ट निकल के आया, इसमें 12 अंग कंपाइल होते हैं और इसको दिगंबर्स ने बॉयकॉट किया। दिगंबर्स बेसिकली भद्रबाहु द्वारा मतलब कंडक्टेड है और स्थूलभद्र श्वेतंबर से रिलेटेड है। सेकंड जो काउंसिल है वो हेल्ड एट वल्लभी गुजरात। इसका बेसिकली रूलर के बारे में ऐसा कुछ एविडेंस नहीं है, जस्ट आप ये याद करिएगा, हेल्ड एट वल्लभी गुजरात। सेकंड काउंसिल 512 AD। सो बेसिकली फर्स्ट काउंसिल 298 BC एंड सेकंड काउंसिल 512 AD, वल्लभी गुजरात। सो आते हैं अब सेक्ट्स पे। दिगंबर सेक्ट एंड श्वेतंबर सेक्ट में डिवाइड हो गया। सो बेसिकली जो था आप कह सकते हैं कि मगध में अकाल पड़ गया, मतलब फेमिन आ गया, कोई बीमारी फैल गई। तो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ led by Bhadrabahu, who migrated to Shravanbelgola, Karnataka alongside royal patron चंद्रगुप्त मौर्य। So basically ये चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटका में है वहां चल जाते हैं जब अकाल पड़ा तो, और उन्होंने सल्ले खाना परफॉर्म किया। ये दोस्तों आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं माउस से लिख रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है लिखने में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्ले खाना परफॉर्म किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। सल्ले खाना मीन्स हो गया फास्टिंग until death. So they practice wearing no clothes associated with सल्लेखना। हाँ ये रहा, death by fasting जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने परफॉर्म किया। सो बेसिकली ये क्लोथ्स नहीं पहनते थे, ये क्लोथ्स पहनते थे व्हाइट क्लोथ्स। इसे led by स्थूलभद्र who stayed in Magadha during the famine 303 BC famine. सो बेसिकली ये लोग चले जाते हैं फेमिन के टाइम में, लेकिन स्थूलभद्र रह जाते हैं, तो ये अपना अलग सेक्ट बना लेते हैं, श्वेतंबर सेक्ट। सो ये बेसिकली कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, ये कपड़ा पहनते थे व्हाइट क्लोथ।
देन आगे आते हैं आर्किटेक्चरल लेगेसी ऑफ जैनिज्म पे। स्टैट्यूटरी, सो स्टैचू के बारे में बेसिकली है। द टावरिंग स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर बाहुबली इन श्रवण बेलगोला कर्नाटका, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य गए थे भद्रबाहु के साथ, वहाँ पे गोमतेश्वर बाहुबली का स्टैचू है। सो बेसिकली यहाँ पे हर 8 साल आई थिंक ऐसे कुछ है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ कितने साल पे। सो बेसिकली ये जो मेला है वो हर 12 साल पे लगता है, यहीं पे श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। एंड ये 9 से 10 दिनों के लिए लगता है। और आखिरी बार जो मेला लगा था वो 2018 में था, और नेक्स्ट जो लगने वाला है वो 2030 में। सो अब आते हैं केव केव टेम्पल्स पे। सो द रॉक कट हाथी गुम्फा केव built by Kharavela and the Udaygiri and Khandgiri caves in Odisha. So Hathi Gumpa cave was built by Kharavela and the Udaygiri and Khandgiri caves were built in Odisha. So Udaygiri and Khandgiri caves जो है वो जैन से रिलेटेड है, जो कि उड़ीसा में है। और रॉक कट हाथी गुम्फा केव जो है वो खराविला द्वारा बिल्ड किया गया है, जो कि ऑल्सो जैन से रिलेटेड है। तो ये आप केव टेम्पल्स एक बार देख लीजिएगा। द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, द इंट्रिकेट दिलवारा जैन टेम्पल इन माउंट आबू राजस्थान बिल्ट बाय वास्तुपाल ब्रदर्स इंक्लूडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बसाड़ीज जैन मोनेस्ट्रीज। सो बेसिकली ये आप कह सकते हैं दिलवारा जैन टेम्पल जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, उसे वास्तुपाल ब्रदर्स द्वारा बनाया गया है। और इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बसाड़ीज, हाँ तो और बसाड़ीज जो कहते हैं वो जैन मोनेस्ट्रीज को कहते हैं, जहाँ पे जैन प्रीस्ट रहते हैं, जो आप कह सकते हैं बेसिकली जो फॉलो करते हैं जैन को। जैसे हिंदू धर्म में पंडित होता है, वैसे ही ये जैन मोनेस्ट्रीज में वो लोग बसाड़ीज में रहा करते हैं। नोटेबल रॉयल पैटर्न्स, significant architectural and religious support from Chandragupta Maurya, Bindusar, Bimbisar, Ajatasattu। ये चारों जैन से भी रिलेटेड है। देन आते हैं द जर्नी ऑफ गौतम बुद्धा। सो बेसिकली इनका बर्थ होता है 563 बीसी में लुम्बिनी नेपाल में, और इनका डेथ होता है 483 बीसी इन कुशीनगर। इनका जो जन्म होता है वो लुम्बिनी नेपाल में होता है। बॉर्न इनटू द साक्य क्लैन टू सुद्धोधन एंड महामाया कोलिया ट्राइब, रेज्ड बाय स्टेप मदर महाप्रजापति गौतमी फर्स्ट भिक्षुनी, एंड फैमिली इंक्लूडेड वाइफ यशोधरा एंड सन राहुल। सो बेसिकली ये साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और माता का नाम महामाया, जो कि कोलिया ट्राइब से थी। इन्हें पाला पोसा इनकी स्टेप मदर, इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनकी मौसी थी, जो कि आगे चल के इनकी फर्स्ट भिक्षुणी भी बनती है, मीन्स इनको दान देती है फर्स्ट। देन फैमिली इंक्लूड इनकी वाइफ का नाम यशोधरा एंड सन राहुल। देन आते हैं रिनंसिएशन, घर छोड़ना। इन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया। स्टडीज अंडर 2 अर्ली टीचर्स अलारकलम एंड उदरक रामपुत्र। सो बेसिकली ये 2 टीचर के गाइडेंस में रहे, अलारकलम एंड उदरक रामपुत्र। देन इनको एनलाइटमेंट मिला, achieves enlightenment at Uruvela, Bodh under the Bodhi tree along the Niranjana river। So basically इनको एनलाइटमेंट उरुवेला बोध गया में मिला, एक बोधि ट्री के नीचे, जो कि निरंजना रिवर के बैंक पे है। देन इन्होंने अपना फर्स्ट सरमन मतलब फर्स्ट उपदेश जो इन्होंने दिया वो सारनाथ वाराणसी में दिया, और इनका डेथ 483 BC कुशीनगर में हो जाता है। द 5 ग्रेट सिंबल्स ऑफ द बुद्धा। सो बेसिकली ये उनके जन्म से लेकर उनके मरण तक डिनोट करता है ये सारे सिंबल्स। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। लोटस उनके जन्म को डिनोट करता है। हॉर्स महापरिनिष्क्रमण को डिनोट करता है। महापरिनिष्क्रमण मीन्स हाउस अबैंडनमेंट, मतलब घर छोड़ने को। बॉडी ट्री रिप्रेजेंट्स एनलाइटमेंट, निर्वाण, मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। निर्वाण मीन्स एनलाइटमेंट मीन्स ज्ञान की प्राप्ति, जो कि हमने देखा था निरंजना रिवर के किनारे हुई थी। ये रहा एक बोधि ट्री के नीचे, इसलिए इसका सिंबल बोधि ट्री है। घर छोड़ने को हॉर्स से डिनोट किया जाता है, बर्थ को लोटस से। देन फर्स्ट सरमन मतलब फर्स्ट उपदेश, जिसे हम धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं, उसे व्हील से डिनोट किया जाता है।
स्तूपा रिप्रेजेंट्स डेथ, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, स्तूपा को हम लोग डेथ से डिनोट करते हैं, महापरिनिर्वाण मतलब मोक्ष। द एनाटॉमी ऑफ सफरिंग, द फोर नोबल ट्रूथ्स। सो बेसिकली फोर नोबल ट्रूथ्स है बुद्धिज्म के, जो कि हम अब पढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, ये संसार जो है वो कष्टों से भरा हुआ है। देन आते हैं द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, जो हम जो कष्ट पाते हैं उसका जो मतलब जो क्या मतलब कॉज है, जड़ है, वो हमारा डिजायर ही है। मतलब हम जितनी इच्छाएं रखेंगे उतना ही ज्यादा हमें कष्ट मिलेगा। देन देयर इज एन एंडिंग टू सफरिंग, देयर इज एन एंड टू सफरिंग, देयर इज हाँ देयर इज एन एंड टू सफरिंग, और वो उसका एक एंड भी है सफरिंग को, मतलब अपने परेशानियों को दूर करने का एक मतलब रास्ता भी है, पाथ लीडिंग टू द एंड ऑफ सफरिंग। हाँ, तो ये बेसिकली ये अष्टांगिका मार्ग मीन्स एट फोल्ड सफरिंग, जो कि हमें सफरिंग से बचाएगा। मतलब और वो कैसे होगा? राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस। देन आते हैं, ये बेसिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये है बुद्धा के त्रिरत्न, द बुद्धिस्ट त्रिरत्न, बुद्धा धम्मा संघ, बुद्धा धम्मा संघ। देन आते हैं द फोर बुद्धिस्ट काउंसिल्स। सो बेसिकली चार बुद्धिस्ट काउंसिल है। हमने देखा था कि जैन में दो दो जैन काउंसिल्स हुई थी। फर्स्ट 298 बीसी, जो कि बिंदुसार द्वारा मतलब पैटर्नाइज किया गया, एंड सेकंड जो था वो था 512 एडी बाई बाई सॉरी, उसमें तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं था राजा के बारे में। वो एक्चुअली वल्लभी गुजरात में हुआ था। सो जैन का फर्स्ट हुआ 298 बीसी में, देन सेकंड काउंसिल 512 एडी। बुद्धिस्ट के बेसिकली फोर फोर काउंसिल्स हुए। फर्स्ट जो था वो 483 बीसी, 83 कर लीजिए इसे, 483 बीसी, 483 बीसी। ये पूरा कचरा हो गया, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। 483 बीसी, सेकंड काउंसिल 383 बीसी, थर्ड काउंसिल 250 बीसी, फोर्थ काउंसिल 72 एडी। लोकेशन देख ले, पहला का राजगृह, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र एंड कश्मीर। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक। हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं। फर्स्ट काउंसिल 483 बीसी में हुई, जो कि राजगृह में अजात शत्रु द्वारा, जो कि हरियाणा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, बिंबिसार के बेटे, इसको जो प्रिसाइड किया गया वो महाकश्यप द्वारा किया गया। सेकंड काउंसिल 383 बीसी वैशाली में कालाशोक द्वारा, इसे जो प्रिसाइड किया सबकामी ने। थर्ड काउंसिल 250 बीसी, लोकेशन पाटलिपुत्रा, पैटर्न जो थे वो अशोका थे एंड प्रिसाइडेड बाय मोंगली पुट्टातिस्सा। अशोका जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, मीन्स बिंदुसार के बेटे। फोर्थ काउंसिल 72 एडी, जो कि कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ, कनिष्क के द्वारा, जो कि कुषाण डायनेस्टी के रूलर थे। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक्चुअली हमने कनिष्क के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है। हाँ, हमने कनिष्क के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे आगे हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। इन्होंने साका समझ स्टार्ट किया, साका का वध करके, साका साम्राज्य को पूरा खत्म करके। पहले फोर्थ को बुद्धिस्ट काउंसिल 72 एडी, लोकेशन कश्मीर, रॉयल पैटर्न कनिष्क एंड प्रिसाइडेड बाय वासुमित्र। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का जो मेन आउटकम हुआ वो है बुद्धिज्म फॉर्मली डिवाइडेड इनटू महायान एंड हिनायान सेक्ट्स। सो बेसिकली बुद्धिज्म दो पार्ट्स में बट गया, महायान हिनायान। सो बेसिकली इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? रॉयल पैटर्न याद करना है, ए के ए के ए के ए के ए के आप याद कर लो। इसे 483 बीसी, 383 बीसी, 250 एंड 72, एंड ये इसमें आते हैं एम एस एम वी, एम एस एम वी, एम एस एम वी। आप ऐसे याद कर सकते हैं, एम एस एम वी।
चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग हिनायन एंड महायान बुद्धिज्म का पार्ट्स देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो बेसिकली हिनायन बुद्धिज्म जो था वो पाली लैंग्वेज फॉलो करता था और महायान बुद्धिज्म संस्कृत लैंग्वेज फॉलो करते थे। थियोलॉजी strictly no idol worship. Theology embraces idol worship and believes in the rebirth of the Buddha, focuses on bodhisattvas. So basically हिनायन बुद्धिज्म जो थे वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे। वो बुद्धा को एक आम इंसान ही मानते थे, वो कोई भगवान नहीं मानते थे। लेकिन महायान बुद्धिज्म वाले जो थे वो आइडल वर्शिप में बिलीव करते थे और वो बुद्धा के रीबर्थ के बारे में बिलीव करते थे और बुद्धा को वो लोग एक टीचर के रूप में देखते थे और उनके आइडल वर्शिप करते थे। फोकस ऑन बोधिसत्वस। बोधिसत्वस मीन्स वो लोग होते हैं जो लोग अपना मोक्ष त्याग देते हैं दूसरों को निर्वाण प्राप्त करवाने के लिए। देन कोड टेक्स्ट जो कि हिनायन बुद्धिज्म से रिलेटेड है। त्रिपिटका कंप्राइजिंग द सूत्र पिटक फॉर टीचिंग्स, विनय पिटक फॉर मोनेस्टिक रूल्स एंड अभिधम्म पिटक फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत्र पिटक। सो बेसिकली सूत्र पिटक में टीचिंग्स दी गई है, विनय पिटक में मोनेस्टिक रूल्स दी गई हैं एंड अभिधम्म पिटक में इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत्र पिटक दिया गया है। इससे और एक रिलेटेड है द मिलिंद पन्नो डायलॉग्स ऑफ मिलिंद एंड नागसेन। मिलिंद पन्नो में डायलॉग्स ऑफ मिलिंद एंड नागसेन दिया गया है। सो बेसिकली मिलिंद जो है उन्हें मियांडर भी बोलते हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। वो एक ग्रीक रूलर थे एंड इंडो ग्रीक। एंड नागसेन जो कि बुद्धिज्म फॉलो किया करते थे, वो हम आगे जाके देखेंगे इनका स्टोरी। सो बेसिकली ये इनको ये पूछते हैं कुछ सवाल और ये उसका जवाब दे देते हैं, तो मिलिंद बुद्धिज्म एडॉप्ट कर लेते हैं इनकी बातों से कुछ मतलब मोहित होकर वो बुद्धिज्म के को फिर फॉलो करने लगते हैं मिलिंद। इन्हें मेंडर भी बोला जाता है। देन को टेक्स्ट रिलेटेड टू महायान बुद्धिज्म। बोधिच हाँ बुद्ध चरित्र बाई अश्वघोष and Jatak tells stories of previous births of Buddha. Vajrayana, the subsequent tantric branch of Buddhism. So basically वज्रयान एक काला जादू और तांत्रिक से रिलेटेड बुद्धिज्म है, जो कि बेसिकली सिक्किम और बंगाल साइड में देखने को मिलेगा। तो कोई भी धर्म हो, हमारे इंडिया वाले उसमें तांत्रिक वांत्रिक डाल ही देंगे। सो इसलिए ये वज्रयान बुद्धिज्म बना। ये ऐसे ही बन गया। ये सिक्किम और बंगाल साइड में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। तो बात है द एनाटॉमी ऑफ द स्तूपा। सो पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। चैत्य प्रेयर प्लेस को बोलते हैं विहारा, रेसिडेंस प्लेस को बोलते हैं धम्म मीन्स धर्म, स्तूपा माउंट ऑफ बुद्धा रिलिक्स मतलब बुद्धा के अवशेषों से रिलेटेड है स्तूपा में। सो बेसिकली पहले ये है छत्र, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बुद्धा धम्मा संघा, त्रिरत्न को भी डिनोट करता है। बुद्धा धम्मा संघा छत्र बोलते हैं इसे, त्रिचक्र ऑन द वेरी टॉप। देन इसे कहते हैं हर्मिका, द स्क्वायर्ड स्ट्रक्चर ऑन टॉप ऑफ द अंड, इसे अंड बोलते हैं। अंड के ऊपर ये हर्मिका है, ये है अंड। द मेन हेमिस्फेरिकल डोम। आप ध्यान दीजिएगा धार्मिक स्तूपा जो है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड का है, बाकी सभी हेमिस्फेरिकल डोम है। यहाँ आप देख सकते हैं, कहाँ गया, हाँ ये बेसिकली ये धार्मिक स्तूपा सिलेंड्रिकल शेप का है, ये इकलौता ऐसा स्तूपा है। देन ये इसकी बात करते हैं गेटवे की। डेकोरेटेड आउटर गेटवे, द हाईली डेकोरेटेड आउटर गेटवे, इसे तोरान बोलते हैं। इनर बाउंड्री को मेधी बोलते हैं। आउटर बाउंड्री को वेदिका बोलते हैं। और इसके बीच में जो चलने वाला जो पथ है इसे प्रदक्षिण पथ बोलते हैं। द सर्कुलर एक्चुअली ये टाइपिंग एरर हो गया, पाथ है द सर्कुलर पाथ। सो बस ये इतना ही था। आगे चलते हैं। द ज्योग्राफी ऑफ बुद्धिज्म। सैक्रेड हॉली प्लेसेस के बारे में पहले पढ़ते हैं। सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, राजगीर, कुशीनगर, राजगीर, अच्छा रिपीट हो गया,
वैशाली, श्रावस्ती, सनकासिया। देन आते हैं ग्रेट यूनिवर्सिटीज। नालंदा, जो कि कुमारगुप्त वन द्वारा स्थापित किया गया है। विक्रमशिला, धर्मपाल द्वारा फाउंड किया गया है। उदनपुरी, फाउंडेड बाय गोपाल। विक्रमशिला, धर्मपाल, उदनपुरी, गोपाल, नालंदा, कुमारगुप्त वन, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के वन ऑफ द रूलर्स में से हैं। देन आते हैं नोटेबल स्तूपास। धार्मिक स्तूपा के बारे में हमने बताया आपको। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का है। केसरिया स्तूपा बिहार में है, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्तूपा है। रामाभर स्तूपा, जो कि कुशीनगर में है। सांची एंड भरोत स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में है। बोरोबुदुर स्तूपा, जो कि इंडोनेशिया में है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूपा है, बोरोबुदुर, इंडोनेशिया। पिपरावा स्तूपा, जो कि यूपी में है। फर्स्ट बिल्ड बाई साक्या, लेटर अशोका। पहले साक्य के द्वारा बनाया गया, देन लेटर अशोका ने कंस्ट्रक्ट किया। चीर तोप, और जिसे हम कहते हैं धर्म रजिका स्तूपा, वो तक्षशिला में है। शांति स्तूपा लद्दाख में है, जो कि व्हाइट कलर का है। देन आते हैं आगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। सो बेसिकली एक बार हम लोग और ये देख लेते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। द जैन ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। द फाउंडर वर्धमान महावीरा, जो कि प्रेजेंट डे जैन टीचिंग्स है, इन्हें हम रियल फाउंडर भी कंसिडर करते हैं। और अगर ऐसे फाउंडर देखें तो ऋषभ देव है जैनिज्म के। बुद्धिज्म के फाउंडर है गौतम बुद्ध। कोर गोल जो है जैन का वो अटेनिंग मोक्ष है, मोक्ष। और बुद्धिस्ट का जो कोर गोल है वो है द एंड ऑफ सफरिंग, निर्वाण। इनका भी बेसिकली वही है, दुविधाओं से छुट्टी, मतलब एक तरीके का हो गया मोह माया से दूर। फाउंडेशनल पाथ, 5 अनुव्रत्स, एंड इनके है ये 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग, जो कि हमने यहाँ देखा था। ये है अष्टांगिका मार्ग, 8 फोल्ड पाथ्स। सो बेसिकली मैं आजकल वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अगर कभी कभी मेरी मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ कभी कभी वीडियो बनाने के टाइम। सो दोस्तों इसे माइंड मत कीजिएगा, धीरे धीरे मुझे भी आदत हो जाएगा ऐसे पढ़ाने का, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। सो बेसिकली प्राइमरी लैंग्वेज जो जैन यूज करते हैं वो प्राकृत लैंग्वेज है, और बुद्धिस्ट पाली एंड संस्कृत लैंग्वेज। मेजर स्किज्म्स मींस डिवाइड, स्किज्म मींस डिवाइड होता है। जैन दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड हो गए, और बुद्धिस्ट महायान एंड हीनायान में डिवाइड हो गए। सो इसका बारे में हम लोग बात करें। हीनायान जो आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका एंड साउथ ईस्टर्न एशिया में मिलेगा। श्रीलंका और तिब्बत नहीं सॉरी, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब जगह हीनायान को फॉलो करते हैं। और महायान को चाइना, जापान, कोरिया, ये सब जगह महायान को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली महायान ज़्यादा फॉलो किया जाता है बुद्धिस्ट में। अब ये आखिरी है, तो हम लोग एक बार दोबारा देख लेते हैं। द जैन त्रिरत्न, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, इसे KFC करके याद कर लीजिएगा। एंड द बुद्धिस्ट त्रिरत्न, बुद्धा, धम्मा, संघा। एंड धम्मा का मतलब होता है धर्म। Two distinct traditions emerging from ancient India, bound by a shared pursuit, the ultimate liberation of the human spirit. So basically आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच लेक्चर को आखिरी तक देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ हमें बताइए अगर हम कुछ वीडियो में कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो। और बेसिकली अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। सो थैंक यू सो मच।